पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था, है ना। चलिए आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और टोटल है आपका 13 तक। टोटल हम लोगों ने कल 5 सवाल डिस्कस किया था। क्या उसमें कोई दिक्कत? सब आसान आसान था, जिसमें से 3 तो आपका MCQ ही था और 4 और 5 आपका प्रूव दैट वाला था। ये दोनों भी हम लोग कर चुके हैं। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत रहे तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर से हम वही बात बोलेंगे कि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। आपके पास बुक है, आप चाहें तो बुक से क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपका सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर देकर उसका सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बुक तो आपके पास है। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे क्वेश्चन लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है बस क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह सब आप डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नई चीजों को आज हम लोग सीखते हैं, डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए क्या कहा गया है पहले समझते हैं इसमें क्या है, ध्यान से समझेंगे पहले इस चीज को, ठीक है। सबसे पहली बात बोला गया इसमें, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब पॉइंट ए जो है वो सर्कल के सेंटर से कितना दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मान लीजिए कि हमारा ये एक सर्कल है, सपोज ये हमारा सर्कल है और यहां पे पॉइंट है आपका ए। तो सर्कल का जो सेंटर है यहां से पॉइंट ए का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे ना, ठीक है। आगे उसके बाद है पॉइंट ए है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और इसका जो टेंजेंट का लेंथ है वो दिया हुआ है कितना? मान लीजिए हमने टेंजेंट यहीं पे बना दिया, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और ये चूंकि ए पॉइंट बोला गया था तो ए रखेंगे, इसको हम लोग ओ रख लेंगे और इसको आप चाहे जो रख सकते हैं, पी रख लो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब अच्छा, इसमें ना इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे पक्का कंफ्यूज हुए होंगे। क्यों कंफ्यूज हुए होंगे? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये टेंजेंट का लेंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा गया एनसीईआरटी में। ये टेंजेंट का लेंथ नहीं है 5 सेंटीमीटर, बल्कि उस पॉइंट का डिस्टेंस है कहां से? सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है स्टेटमेंट को। हालांकि आप एक बार अच्छे से गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो पॉइंट ए का सेंटर से दूरी है और टेंजेंट का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का आपको रेडियस पता करना है। बेसिकली ये आपको पता करना है। क्या पता किया जाए? हाँ बिल्कुल। और अब तो हम लोग ये जान ही चुके हैं कि यहाँ पे कितने का एंगल बनता है? 90 का। मतलब जब भी हम लोग टेंजेंट के ऊपर सर्कल के सेंटर से रेडियस खींचते हैं वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। और हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा 90 है, 90 के सामने ये है तो ये हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। और 4 को आप चाहे तो बेस मान सकते हैं, नहीं तो आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस होता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन राइट ट्रायंगल AOP, रखो नाम इसका, इन राइट ट्रायंगल AOP, इसमें हम लोग लगाने वाले पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं जो कि होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस सवाल के हिसाब से हमारा h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस 5 है तो 5 का स्क्वायर, 4 को ही आप मान लो परपेंडिकुलर, क्या फर्क पड़ता है, आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, प्लस b स्क्वायर। अच्छा b स्क्वायर के जगह पे अब आप क्या लिख सकते हैं? रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली ये है क्या? रेडियस ही तो है। चलिए 5 5 25, 4 4 16 प्लस r स्क्वायर। 25 में आप 16 को माइनस करोगे कितना? 9, है ना। 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 9 के ऊपर रूट आ जाएगा और रेडियस ही आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस। यही इसका आंसर है। क्या कोई डाउट इसमें?
बस। तो इस वाले सवाल में जो बोला गया था कि बताओ रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। बस आगे बढ़े हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 6 हो गया, 7 की ओर आगे बढ़ा जाए। देखा जाए क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब हुआ एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, एक सर्कल और ये एक सर्कल, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल फ्रॉम, हाँ जिसका सेंटर एक ही होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, इसका सेंटर एक होगा लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, जो कि दिया हुआ इसमें 5 और 3 दिया हुआ, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, इस सवाल को बनाने से पहले हम आपको एक नोट लिखवाना चाहेंगे, ठीक है, तो पहले आप वो चीज लिख लीजिए, पहले नोट लिखिए इसका, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसका नोट चलिए यहीं पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट यहाँ पे लिख लेते हैं, सवाल हम लोग उधर बना लेंगे, ठीक है। मतलब इस सवाल में ना एक चीज आपको जरूरत पड़ेगा जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। नोट ये है, परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord क्या लिखा है, अब इसका थोड़ा सा मतलब भी समझ लीजिए। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है और इसमें एक नया टर्म आप सीखने वाले हैं आज, जिसका नाम होता है कॉर्ड, ए और बी। हाँ 9th में था ये चीज कॉर्ड। अच्छा तो फिर नया कैसे होगा, 9th में तो था ही, हम लोग पढ़े हुए थे। समझिए ध्यान से, ये हमारा एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर हमने ये एक इस तरीके से लाइन सेगमेंट खींच दिया, इसका नाम हमने रखा ए और बी, ठीक है, मतलब ये ए बी हमने एक लाइन खींचा, तो ये हमारा कहलाता है एक्चुअली कॉर्ड। क्या कहलाता है ये, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, ओके। अब ये इसमें आप नया चीज ये सीखने वाले हैं, देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब हुआ कि यदि हम इस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पे खींचेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री यदि खींचेंगे तो ये क्या करेगा, कॉर्ड को 2 हिस्से में बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका नाम रख लो चलो O और इसका नाम रख लो P, तो जितना ये हो जाएगा उतना ही ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ 9th में था, हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे तो दोबारा आप इसको रिवाइज कर लीजिए। हालांकि 9th में चीज था, 9th में हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था सर्कल, ठीक है, तो सर्कल में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखिए, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने कॉर्ड बनाया, कॉर्ड के ऊपर यदि हम लोग सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमारा कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कोई डाउट इसमें, बस यही बात आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों को 9th क्लास का कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से बता दिया। आगे बढ़े अब हम लोग, अब इसी चीज का, इसी नोट का हम लोग इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 में। अब इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया कि आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब पहले बनाइए, एक सर्कल ये है आपके पास, एक ये है और एक मान लीजिए ये वाला है, ओके, 2 सर्कल है। और इसमें बोला गया है ना कि इसमें आपको एक कॉर्ड ऐसे खींचना है कि वो कॉर्ड होगा बड़े वाले सर्कल के लिए लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच करना चाहिए, टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, पहले मेरे बातों को आप गौर से समझिए। सबसे पहली बात तो 2 सर्कल हमने बनाया, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, पहला बात। दूसरा बात इसमें बोला गया था कि इसमें आपको कॉर्ड इस तरीके से ड्रॉ करना है कि बड़े वाले सर्कल के लिए वो कॉर्ड बन जाए। तो अब आप लोग एक काम करो, कुछ देर के लिए छोटे वाले सर्कल को हटा दो, वहां से हटाया आपने, इमेजिन करिए आप लोग, ठीक है, छोटे वाले सर्कल को आपने हटाया, क्या बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड बन गया, बिल्कुल। अब बोला गया था कि कॉर्ड ऐसे ड्रॉ करो कि बड़े वाले सर्कल का वो कॉर्ड बन जाए
और छोटे वाले सर्कल को वो टच कर दे, मतलब छोटे वाले सर्कल के लिए वो क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। क्या अब समझ में आया? चलिए, अब बोला गया था कि इसमें दो भाई, चूंकि दोनों का दो सर्कल है तो दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है। एक का है 5 और एक का है 3, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले सर्कल का हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस और छोटे वाले का हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना था, फिर आगे करना था फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब आपको इसमें कॉर्ड का लेंथ पता करना है, चलिए पता करिए। और ध्यान रहे इसमें टेंजेंट कैसे, सॉरी इसमें रेडियस कैसे खींचना है, पहले देखो इसका तरीका होता है, यहां से आप इस वाले पॉइंट को मिलाओ, इसका मतलब वो आपने रेडियस खींचा किस वाले का, बड़े वाले सर्कल का। ओके, उसके बाद अब एक रेडियस आप यहां पे खींचो, इसका मतलब वो आपने रेडियस खींचा किसका, छोटे वाले सर्कल का। तो यहां से देखा जाए तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, नाम कुछ रख दो इसका, चलो ओ ए बी और पी रख लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा ए ओ वो हो गया 5 सेंटीमीटर और ओपी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो अब मेरे हिसाब से अब ये आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि हमारे पास पहली बात दो सर्कल था, बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमने लिया 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का हमने रेडियस लिया 3 सेंटीमीटर। ओके, तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो एक तरीके से देखा जाए इस वाले राइट ट्रायंगल में तो हाइपोटेनस बन गया है कि नहीं, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो एक तरीके से टेंजेंट ए बी का क्या बन गया, ए बी पे परपेंडिकुलर बन गया। अब जरा एक बात बताइए, आपने इस ए बी को कॉर्ड माना बड़े वाले सर्कल के लिए, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन गया, टेंजेंट बन गया है ना, और इसी टेंजेंट के ऊपर आपने ऊपर से क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो क्या हमारा ये पूरा ए बी कॉर्ड दो हिस्से में डिवाइड हुआ, बिल्कुल हो गया। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा मेन ध्यान जाना चाहिए इस राइट ट्रायंगल में ए ओ पी में। क्या यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए इस वाले में हम लोग आ जाते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए ओ पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब चलो 3 का स्क्वायर कर लो, और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा इसमें ए पी का स्क्वायर। क्या समझ में आ रही है आपको बात, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 प्लस ए पी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा रूट में बदलेगा, तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए पी। अभी ध्यान रहे केवल हमने क्या निकाला है, ए पी निकाला है, हमको चाहिए पूरा कॉर्ड का लेंथ, ए बी पूरा चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यदि ये 4 है तो ए बी कितना होगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये जो ए बी है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और इसके ऊपर हमने ओपी क्या खींच दिया है, परपेंडिकुलर। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा, हालांकि टेंजेंट और कॉर्ड दोनों की बिहेव कर रहा है, बड़े वाले के लिए कॉर्ड, छोटे वाले के लिए टेंजेंट। तो हमने एक तरीके से देखा जाए तो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा, तो जितना ये उतना ही ये। कैसे पता आपको, इस वाले नोट के हिसाब से, यदि आप एक कॉर्ड के ऊपर सेंटर के सर्कल से, सॉरी सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल्स टू ए पी, नहीं आप ना इसको ऐसे कर लो, ऐसे लिखो, ए पी इक्वल्स टू बी पी, मतलब कि जितना ए पी होगा उतना ही क्या होगा, बी पी होगा। ठीक है, इसके लिए आप रीजन लिखोगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या एक मिनट माय मिस्टेक, हाँ सेम ही चीज तो लिखना है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यही वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है, लिख देंगे, रीजन में लिखना है। ठीक है, मतलब जो चीज हमने यहाँ पे लिखा है यही चीज आपको यहाँ पे लिख देना है, ताकि कोई टीचर कॉपी चेक करे तो उनको लगे कि एपी और बीपी बराबर क्यों हुआ। समझ आ रही है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि ऐसा है तो हमारे पास ए बी जो है वो क्या होगा, ए पी प्लस बी पी होगा।
और दोनों 4 और 4 है तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हैंस ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को? तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप यही नोट लिख देंगे सेम टू सेम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सिंपल सी बात है, हो जाएगा। चलिए, तो किसी को भी यदि इस तरीके से लिखा के दिखाओगे तो समझ में आएगा कि बच्चा एक प्रॉपर तरीके से लिखा है ना। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एपी जो बीपी के बराबर है। क्यों बराबर है भाई? रीजन आपका ये है, यही वाला उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमको चाहिए पूरा ए बी। तो ए बी को देखा जाए तो आप एपी प्लस बीपी को ऐड करोगे तभी पूरा ए बी मिलेगा। और आधा हमारा साथ 4 तो दूसरा भी 4 होगा, वो हो गया हमारा 8। तो कॉर्ड का जो लेंथ निकला वो कितना निकला 8 सेंटीमीटर, है ना। आप कॉर्ड का लेंथ बोलो या टेंजेंट का लेंथ बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होगा तरीके से। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्या इस वाले क्वेश्चन 6 7 में कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। 7 बनाने से पहले आप एक नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन बनाने से पहले ये नोट लिख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा आपके सवालों को, ये इंप्रूव कर देगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 8 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 6 खत्म हुआ, 7 भी खत्म हुआ, 8 देखा जाए। चलिए देखिए, पहले ध्यान से सबसे पहले सवालों को समझा जाए। 8 में बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिगर दिया हुआ 10.12, प्रूफ दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। अच्छा, हमारे पास इसका डायग्राम भी है, तो पहले इसका डायग्राम बना लिया जाए, है ना। कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक बन जाए। सर्कल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बने तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन समझने के लिए काफी है, ठीक है। एग्जैक्ट आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी बना लीजिए, समझने के लिए काफी होगा, ठीक है। एग्जैक्ट थोड़ा टेढ़ा वगैरह बना हुआ है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो आप मेरे तरह काम चलाने लायक बना सकते हैं। सवाल बनाने से मतलब है इतना से सवाल बन भी जाएगा, आप और अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें क्या बोला गया है, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्या बोला गया? बोला गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। आपको इसमें प्रूफ ये करना है कि जो AB प्लस CD होगा, मतलब ये AB और CD ये दोनों को ऐड करेंगे और ये दोनों किसके बराबर होगा? इसके और इसके बराबर होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो उसको, छोड़ो वो सब चीज। प्रूफ दैट वाला सवाल है तो गिवन लिखाएगा पहले, हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा अभी कुछ, छोड़ दीजिए उसको। सिंपली पहले प्रूफ दैट वाला सवाल है तो पहले आप गिवन लिखो। गिवन में आप वही लिख सकते हैं जो इसका स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कहने का मतलब हुआ कि ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल है। सिंपल, इतना आप सिंपल लिख दो, काम चल जाएगा। टू प्रूव, प्रूव ये करना है कि जो AB प्लस CD, यही है ना, मेरे हिसाब से ये होगा। AB प्लस CD, वेरी गुड, AD प्लस BC के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। अब इसके मेन हिस्से पे आइए, प्रूफ पे। आगे बढ़े। चलिए, प्रूफ में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे, पहले उसको आप देखिए और समझिए और ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं। नहीं, इसमें कुछ ड्रॉ नहीं करना है,
देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको ध्यान से देखना है। आपके सामने ए बी सी डी क्या क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से समझिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी। अंदर में एक सर्कल है, ये भी हम लोगों को साफ दिख रहा है। ये है पी क्यू आर एस, ये भी हम लोगों को दिख रहा है। क्या आप ये बात मानोगे कि पॉइंट ए जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से एपी और एएस दो टेंजेंट खींचा गया है? बिल्कुल मानना पड़ेगा। कहने का मतलब आप सब कुछ भुला दो, अभी फिलहाल ये देखो कि हमारा बस ये सर्कल है और ये हमारा ए क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब बाहर वाला पॉइंट है, और इस बाहर वाले पॉइंट से एपी नाम का और एएस नाम का दो टेंजेंट खींचा गया है। और हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था कि सर्कल के बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे जब हम लोग दो टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के ऊपर, वो क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि इस पॉइंट से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट खींचा गया है तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एएस और एपी और एएस इक्वल होंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे एपी इक्वल्स टू एएस। क्या सही बात है? आगे बढ़िए। अब बात करते हैं पॉइंट बी के लिए। अब सब कुछ फिर से भूल जाइए, दोबारा बताइए क्या बी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इस हिसाब से हमारा ये बीपी और बीक्यू भी क्या हुआ? दो टेंजेंट इक्वल वाले हुए, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसमें हमारा बीपी किसके बराबर होगा? बीक्यू के बराबर होगा, क्योंकि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचें, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसी प्रकार से हमारा सी भी क्या होगा? एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के। उसी प्रकार से ये वाला पॉइंट हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, तो डी आर किसके बराबर? डीएस के बराबर। डी आर डीएस के बराबर। और इन सब के लिए आप एक ही रीजन लिखोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब ऐसे लिखोगे टेंजेंट्स, कहने का मतलब इसमें हम थोड़ा बहुत थ्योरम 2 का स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं बस, ठीक है? तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर क्या होंगे? इक्वल होंगे। वेरी गुड। ये वाला रीजन अप्लाई हो जाएगा इन चारों चीजों के लिए। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, आप चाहें तो इन चारों के लिए, चलो इतना काफी है, इतना से काम बन जाएगा। नाउ अब आप आगे बढ़िए। क्या बोला गया था इसमें? बोला गया कि जो ए बी और ए बी प्लस सी डी है वो किसके बराबर होंगे? इसके बराबर होंगे, है ना? चलिए, अब आप पहले हमको एक बात बताएंगे, सब कुछ पहले छोड़ दीजिए और स्थिर से बैठिए, पहले हमको एक बात का जवाब दीजिए। ए बी प्लस सी डी है, ठीक है? तो बताइए ए बी के लिए आप क्या क्या लिख सकते हो? ए बी कहां दिख रहा है? पहले देखो, नीचे दिख रहा है। तो यदि आप ए पी और बी पी इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा? ए बी मिल जाएगा। तो क्या हम ए बी के लिए यहां पर ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। मतलब ये वाला एपी और ये वाला बीपी दोनों ऐड करोगे तो भी तो आपको पूरा ये ए बी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बीच में प्लस है, बीच में हमने प्लस दे दिया। अब आपको सी डी कब मिलेगा? सी डी ऊपर देखो यहाँ पे, सी डी आपको तब मिलेगा जब आप इस सी आर और डी आर को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आप लिखो सी आर प्लस डी आर। बात समझ में आई है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप हमको इसमें एक बात बताइए कि इस ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? एस लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों टेंजेंट आपस में क्या था? सेम था, इक्वल था, तो लिख सकते हैं। कहां से पता आपको? ये वाला देख लो भाई कि एपी जो एक एस के बराबर है, तो हम यहाँ पे एपी के बदले में एएस लिख सकते हैं। वेरी गुड। बीपी के बदले में आप क्या लिख सकते हो? बीपी के बदले में आप बीक्यू लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या था? इक्वल था। तो यहाँ पे आप लिखोगे बीक्यू। वेरी गुड। अब सीआर के बदले आप क्या लिख सकते हैं? इस सीआर के बदले सीक्यू लिख सकते हैं, ये वाला बिल्कुल दोनों इक्वल था, तो सीक्यू प्लस डीआर के बदले आप क्या लिख सकते हैं? इसके बदले डीएस लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या था? इक्वल था। तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं डीएस। क्या ये बात समझ में आई है? और अब यहां पे आप रीजन दे दोगे प्रूव्ड एबव, नहीं तो आप इसको फर्स्ट मान लो, क्या फर्क पड़ेगा? मतलब इन चारों को आप क्या मान लो? अपना फर्स्ट मान लो। और यहां पे उतना ज्यादा ना लिखने के बजाय केवल आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट।
क्या ये बात आपको समझ में आया? फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे ना तो जो कॉपी चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि बच्चे ने इन सभी के बदले में इन सभी को लिखा है, इसलिए क्योंकि इन्होंने पहले वाले में ही यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में ये सबको उन्होंने प्रूफ कर रखा है ना, रीजन भी हमने दिया है, तो ये सॉलिड आंसर हो गया लिखने का, मतलब ये तरीका हो गया आंसर लिखने का। चलिए अब इसमें आपको अरेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको चाहिए क्या? एडी चाहिए और बीसी चाहिए, अरेंज करिए। तो बताइए एडी आपको कब मिलेगा, मतलब ये एडी आपको कब मिलेगा? जब आप एएस और डीएस को एक साथ लिखोगे। तो एएस कहाँ है? एएस तो यही है, प्लस डीएस कहाँ है भाई? यहाँ है, इसको उठा के यहाँ पे लिख दो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एएस और डीएस सब प्लस में है, तो ये दोनों हमारा एक जगह हो जाएगा प्लस। उसके बाद आपको ये बीसी कब मिलेगा? जब आप इसको और इसको ऐड करोगे, यानी कि बी क्यू और सी क्यू की जगह पर लिखोगे। बी क्यू हमारा यहाँ है, उठा के यहाँ लेके आ जाओ, ये हो गया हमारा बी क्यू, प्लस सी क्यू कहाँ दिख रहा है? यहाँ है, उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ। कोई डाउट? अब बताइए एएस प्लस डीएस के बदले में आप पूरा क्या लिख सकते हो? एडी, और बी क्यू प्लस सी क्यू के बदले आप क्या लिख सकते हो? बीसी। क्या यहाँ पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी के बराबर आ गया? बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे हैंस ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, और लास्ट में लिख देंगे आप हैंड्स प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूफ करना था इसमें। क्या ये बात आपको समझ में आया है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, एकदम एग्जैक्ट लिख लीजिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपका उधर तो हो ही चुका है, 8 आपका कंप्लीट हुआ। 7 नंबर मिटा दें ताकि हम लोग उस पर 9 नंबर को सॉल्व कर सके। चलिए सॉल्यूशन नंबर 9 देखा जाए। शुरू करें? देखिए ध्यान से समझेंगे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए इन फिगर 10.13, अच्छा इसका भी फिगर दिया हुआ है। एक काम करते हैं ना, पहले फिगर ही बना लेते हैं, बाद में देखेंगे जो कहा गया है। फिगर है, पहले इसका फिगर ही बना लेते हैं। अच्छा सा बनाइए फिगर। चलिए हो गया। यहाँ पे हमारा पॉइंट है, अच्छा एक मिनट और, कोई ऐसे है और फिर इसको यहाँ से इसे मैच किया गया है। चलिए वेरी गुड, ये हमारा पॉइंट है बी और ये है ए। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, सेम डायग्राम है, आप अपने बुक से बना सकते हैं। यहाँ से यदि कोई दिक्कत आ रहा है तो आगे बढ़िए। अब इसमें क्या बोला गया है, डायग्राम को समझा जाए। देखिए ध्यान से, इन फिगर तो दिया हुआ है आपका एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए ऊपर में एक्स वाई है, नीचे में एक्स डैश वाई डैश है, तो ये दोनों का दोनों क्या है? टेंजेंट है। लेकिन कैसे हैं दोनों आपस में? पैरेलल में है। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यदि ये दोनों आपस में टेंजेंट हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन हुआ? इसका हुआ पी और इसका हुआ क्यू। ओके आगे बढ़ते हैं। विद सेंटर ओ है, यहाँ पे दिख रहा है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी। अच्छा एक और टेंजेंट है ए बी, दिख रहा है आपको यहाँ पे?
ए बी बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, कहां पर, सी पर, ठीक है। आगे विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, वेरी गुड, दिख रहा है हम लोगों को। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, मतलब यहाँ पे ये कट कर रहा है एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को कट कर रहा है कहां पर, बी पर, वेरी गुड। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, मतलब कि एंगल ए ओ बी जो होगा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब कहाँ ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, हमको प्रूफ करना है। चलिए सवाल समझ में आ गया। एक बार हम फिर से समझाना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हो सकता है भी कंफ्यूजन बना हुआ होगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले समझिए, हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल के पास फिलहाल 3 टेंजेंट है। पहला टेंजेंट ऊपर में, दूसरा यहाँ नीचे और तीसरा ये ए बी, ठीक है। 3 टेंजेंट है जिसमें ये ए बी टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट आपको सी दिख रहा है हो गया इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी हो गया और इस वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू हो गया। आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये कितना एंगल है, 90 है, ये आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं, आ जाइए सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्योंकि प्रूफ दैट वाला सवाल है। गिवन सिंपल सा आप इसमें लिखिए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट विद सेंटर ओ। बहुत कुछ इसमें लिखा जा सकता है लेकिन हम, हाँ बोलो, हाँ बहुत ज्यादा लिखा जाएगा, इसलिए तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसमें ऐसा लिखो कि आपको भी समझ में आ जाए और टीचर को भी सामने में समझ में आ जाए। तो मेरे हिसाब से हम जो लिखते हैं आपको देखिए पसंद है तो आप बोल ही सकते हैं, नहीं तो फिर अपने हिसाब से भी आप कुछ इसमें गिवन लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको इतना आइडिया आ गया होगा कि गिवन में क्या लिखना होता है। गिवन में बस आपको टीचर को इतना बताना होता है कि इसमें मेन चीज क्या दिया हुआ है। दिया हुआ तो बहुत कुछ है इसमें, उतना लिखोगे तो 2-3 लाइन चला जाएगा, 2 लाइन चलो चलेगा, लेकिन कम से कम 3-4 लाइन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर टीचर को चिढ़ हो जाएगा कि आपने पूरा इतिहास इसमें लिख दिया है। वो नहीं करना है ना। थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर लिखिए, तो मेरा वाला पसंद आए तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन से भी कोशिश करिए, ट्राई करिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आप ही को देना है। क्या पता वहां पे सेम क्वेश्चन ना आए, कुछ और क्वेश्चन आए, तो वहां पे आपको तो इंस्टेंट तैयार करना पड़ेगा ना गिवन। करिए तैयार, देखते हैं कितना अच्छा आप लोग लिख पाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम जो लिख देते हैं, देखो हम बहुत सिंपल जाना चाहेंगे, ठीक है। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर 3 टेंजेंट्स of the circle with center O। हमने इसमें जिक्र नहीं किया कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट्स है, किया जा सकता था लेकिन बहुत लंबा लाइन चल जाता। तो हमने सिंपली क्या किया, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और ए बी हमने क्या कर दिया, तीनों को टेंजेंट बोल दिया इस सर्कल का जिसका सेंटर क्या है, ओ। बस सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, इसके टू प्रूफ में यही प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हम लोग को प्रूफ करना है, कर देंगे। इसमें ना आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, हाँ एक लाइन करना पड़ेगा। इसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ओसी को, मतलब ये चीज, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे ज्वाइन ओसी, बस। अब इसका मेन पार्ट हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब मेरे बातों को थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनेंगे। पहले देखिए ध्यान से, आप में से कितने लोग मानेंगे कि यदि हमारा ये एक्स वाई एक टेंजेंट है, एक्स वाई हमारा यदि एक टेंजेंट है और ये ओपी रेडियस है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से यदि हमारा ए बी एक टेंजेंट है, तो जो हमने भी ज्वाइन किया ओ सी, वो भी एक रेडियस है, तो ये भी हमारा एक 90 का होगा एंगल। अब क्या आपको यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल दिखना चालू हुआ, एक ये वाला ओ पी ए मतलब एक ये वाला, और एक ओ सी ए ये वाला। इन 2 राइट ट्रायंगल के अंदर हम लोग अब इंटर करने वाले हैं और इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, पहले वाले का नाम ले लेते हैं
ओ पी ए एंड राइट ट्रायंगल ओ सी ए, ओ सी ए। चलिए, हालांकि आप देखें ने तो मतलब यदि आप इस चीज को गौर से देखेंगे तो इस राइट ट्रायंगल को और इस राइट ट्रायंगल को आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला आरएचएस से, दूसरा साइड 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 से भी कर सकते हैं। क्यों साइड से कर सकते हैं देखा जाए, ये ओ ए तो दोनों में कॉमन है, पहला बात, साइड हमको मिल गया कॉमन है। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि पॉइंट ए से खींचा गया है। और ये ओपी और ओसी दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होगा, तो साइड 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 से कर देते हैं। हालांकि आप चाहें तो आर एच एस से भी कर सकते हैं। क्यों, राइट एंगल राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका रेडियस यानी कि साइड हो जाएगा, तो आर एच एस से भी कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। आर एच एस क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं यदि आपका मन करे तो आप साइड 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 भी कर सकते हैं, है कि नहीं। चल, तो किसको करना चाहोगे, आर एच एस या साइड साइड साइड, किसी से भी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं आर एच एस, कर लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, बोथ 90 डिग्री। हाइपोटेनस का बात करें तो ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, क्यों, क्योंकि दोनों में ये क्या है, कॉमन है। कॉमन तो है ही, साथ ही साथ दोनों राइट ट्रायंगल के हिसाब से किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। उसी प्रकार से इसमें ओपी बराबर होगा ओसी के, क्यों, बोथ आर रेडियस, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो इसमें लिखोगे बोथ आर रेडियाई, बोथ आर रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। तो हैंस राइट ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल ओ सी ए। क्राइटेरिया हमने कौन सा लगाया, बाई आर एच एस, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब सवाल है कि सर एंगल 1 एंगल 2 कहां पे लिया आपने, ये वाला मान लो एंगल 1 और ये वाला मान लो एंगल 2, दोनों आपस में इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब बाई सीपीसीटी हमने इन दोनों एंगल को आपस में इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल कर पाए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इधर जगह नहीं है तो अब आप इधर आ जाइए, मिटा दिया वाला क्वेश्चन नंबर 8। सेम काम हम लोग करने वाले हैं बच्चे दो राइट ट्रायंगल के साथ, लेकिन इतना नहीं करेंगे क्योंकि मैथ बोलता है कि भैया इतना यदि आप कर रहे हैं तो फिर आप बुड़बक हैं। एक वर्ड आप इस्तेमाल कर लो, वो कौन सा वर्ड है, सिमिलरली, ठीक है। चलिए अब जरा आप एक बात बताइए हमको, जिस तरीके से सभी को ध्यान से देखेंगे, पहले आप लोग भी, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, इस वाले को और इस वाले को, आरएचएस के तहत। क्या उसी तरीके से हम लोग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी तो 90 है, यहाँ पे भी तो 90 है, क्योंकि ये भी टेंजेंट था, और यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 होगा ही, क्योंकि टेंजेंट है भाई। अब जरा ध्यान से देखो तो इन दोनों को राइट ट्रायंगल के हिसाब से, मतलब आरएचएस के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट करते हैं, लिखना नहीं है, बस कॉन्ग्रुएंट करना है। 90 90, ये ओबी किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का, दोनों में 90 90 हो गया, हाइपोटेनस भी कॉमन हो गया, और ये ओ क्यू और ओसी किसका काम करेगा, रेडियस से करेगा। मतलब ये दोनों भी आर एच एस से क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि सर क्या दोनों फिर दोबारा इतना लिखेंगे, नहीं, एक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे बस, वो वर्ड होगा हमारा सिमिलरली। हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन मत करिएगा, ठीक है। मैथ्स नहीं कहता है कि आप सेम काम दोबारा करो, आपको पता है कि वो हो सकता है तो क्यों करना है उतना, समझ मारिए बात। तो आप वर्ड इस्तेमाल करिए सिमिलरली, और उस तरीके से आप इसमें लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अच्छा, एक काम कर सकते हैं आप, चलो सिमिलरली के बाद ना आप इसमें ऐसे कर लो, एक चीज में लिख लो बस, सिमिलरली राइट ट्रायंगल, इसका नाम ले लो कुछ, ओ क्यू बी ले लो, ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू
राइट ट्रायंगल OBC, OBC बाई इसमें भी क्या लगाओगे RHS, समझ में आ रही है बात। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT से हमारा ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। 3 और 4 कहाँ है भाई, ये कर लो, इसको 3 कर लो और इसको 4 कर लो, क्या कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब हमारा मेन काम यहां से चालू होगा एकदम। अब इसको आप थोड़ा सा गौर से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। नाउ लेट PQ बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हमने क्या मान लिया, हालांकि PQ किसका काम कर रहा है, डायमीटर का, वो तो स्ट्रेट लाइन होगा ही। तो हमने क्या मान लिया, PQ को एक स्ट्रेट लाइन मान लिया। तो अब आप एक बात बताइए, PQ के ऊपर जो ये 4 एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। रीजन लीनियर पेयर, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट याद करिए। मतलब PQ हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 180 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर, 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे क्या, लीनियर पेयर। आगे बढ़े। अब बताइए, एंगल 1 के जगह पर यदि हम एंगल 2 लिख दे तो कोई दिक्कत होगा। एंगल 1 के जगह पर हमने एंगल 2 लिखा है और एंगल 2 का हमने एंगल 2 ही रहने दिया। अब सवाल है कि सर आपने एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 क्यों लिखा। लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूफ कर रखा है, कोई दिक्कत होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से एंगल 3 का एंगल 3 रखेंगे और एंगल 4 के जगह पर एंगल 3 दोबारा लिखेंगे। क्यों हमने 4 के जगह पर 3 लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखे तो एंगल 2 बार है एंगल 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। आगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए, क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। आगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। यहां तक किसको समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब बताइए, क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 के जगह पर क्या हम लोग एंगल AOB लिख सकते हैं। पहले देखो एंगल 2 और एंगल 3 है का, एंगल 2 यहाँ, एंगल 3 यहाँ है। इन दोनों को हम 2 और 3 ना लिख के AOB ले देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या यही प्रूफ करना था आपको, बिल्कुल प्रूफ करना था। मतलब एंगल 2 और एंगल 3 की जगह पर हमने एंगल AOB लिख दिया। ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ, यही हम लोगों को इसमें प्रूफ करना था। आगे बढ़े। चलिए, तो ये सवाल बड़ा मजेदार है और ये सवाल मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखना पड़ा नया नया। तो कोशिश करेंगे आप लोग कि डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए ताकि सब कुछ हमारा उसमें फिट बैठ जाए। आगे हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। समय तो नहीं बचा, नहीं तो हम लोग इसको और आगे बढ़ सकते थे लेकर। कोई बात नहीं, जितना हो सका उतना रहने देते हैं, बाकी अगले वाले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे। 10, 11, 12, 13 4 सवाल इसमें बच रहा है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। कोई डाउट इसमें। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत रहा होगा तो जरूर कमेंट करिए। अगले वाले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। 4 सवाल बच रहे हैं और मेरे हिसाब से चारों का चारों सवाल जो है लगभग इसमें प्रूव दैट वाला ही है। नहीं, 3 सवाल इसमें प्रूव दैट वाला है, 1 सवाल हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है। उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करके खत्म करेंगे चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।